हेलो स्टूडेंट, मेंडल के इनिशियल इंट्रोडक्शन के बाद हम आगे चलते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स में और मेंडल का सबसे पहला पार्ट शुरू करते हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल या यूँ कहें कि मेंडल का प्रायोगिक पदार्थ या जीव कौन सा रहा जिस पर उन्होंने अपना सारा काम किया। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि मेंडल ने कई सारे जीवों पर ट्राई करने के बाद फाइनली पी प्लांट को सेलेक्ट किया। ठीक है, हम उसी पी प्लांट पर ही डिस्कस करेंगे कि पी प्लांट में उन्होंने क्या काम किया और किस तरह से कौन कौन से लक्षण लिए गए। तो मेंडल का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल या मेंडल का प्रायोगिक पदार्थ, प्रायोगिक जीव कौन सा रहा। मेंडल ने अपना सारा प्रायोगिक कार्य गार्डन मटर, आमतौर पर इसे हम जो खाने वाला मटर होता है वही कहते हैं गार्डन पी। इसका बॉटनिकल नेम है पाइजम सटाइवम। पाइजम सटाइवम पर उन्होंने अपना पूरा कार्य किया। ठीक है, पाइजम सटाइवम आनुवंशिकी के अध्ययन के हिसाब से एक आदर्श पदार्थ, आदर्श जीव माना जाता है। एक्चुअली आनुवंशिकी का अध्ययन, वैसे तो आनुवंशिकी हर जीव में है, लेकिन अध्ययन के हिसाब से अगर हम बात करें तो कई जीवों की जीवन चक्र और जीवन का तरीका इस तरह का बड़ा जटिल होता है कि उस पर स्टडी करना मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए अध्ययन के लिए उपयुक्त जीव का चयन करना जरूरी होता है। तो काफी सारे जीवों को देखने के बाद उन्होंने पी प्लांट पाइजम सटाइवम गार्डन पी को उन्होंने सेलेक्ट किया। तो यहाँ एक सवाल बनता है कि गार्डन पी ही क्यों लिया गया। और भी कई सारे जीव और भी कई सारे पौधे थे, तो केवल इसी को क्यों लिया गया। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि व्हाई द गार्डन पी वाज सेलेक्टेड, कि गार्डन मटर या पाइजम सटाइवम का सिलेक्शन क्यों किया गया, इसके कारण क्या क्या रहे। अब इसके जो कारण हैं, हम इनके 4-5 कारण बता सकते हैं। और देखिए, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी भी जीव को जेनेटिक्स के अध्ययन के लिए यूज किया जाता है तो उसके पीछे वजह बताई जाती है कि आखिर किस वजह से हमने इसी ऑर्गेनिज्म को लिया। इस पर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरह से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो मेंडल का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल पी प्लांट है। उस पी प्लांट को उन्होंने कई सारे अन्य जीवों और पौधों को देखने के बाद चयन किया, और उसका चयन क्यों किया गया इस पर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम पहले ये देखें कि आखिर पी प्लांट में से कौन सी खास बातें हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसको आनुवंशिकी के अध्ययन के लिए एक उपयुक्त पदार्थ माना गया है। तो आप देखिए पी प्लांट के अंदर, ठीक है, ये मैंने इसके कुछ फीचर्स लिख रखे हैं, इस वजह से आनुवंशिकी के अध्ययन के लिए बड़ा उपयोगी है। सबसे पहली चीज, इससे उगाना आसान है। देखिए, कोई भी वैज्ञानिक जब किसी जीव के साथ काम करेगा तो उसे उगाना, उसे रखना, उसे पालना आसान होना चाहिए। ठीक है, पी प्लांट एक साधारण सा पौधा है। ये वही मटर है जो हम सब्जी के तौर पर खाते हैं। इसको उगाने में से कोई बहुत बड़ा एग्रीकल्चर नहीं होता, सामान्य कृषि कार्य है, तो इसको आसानी से उगाया जा सकता है। तो उगाने में या उसको मेंटेन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। दूसरी चीज, इसका जीवन चक्र छोटा है। आनुवंशिकी के अध्ययन में एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा वह जीव प्रेफर किया जाएगा जिसका जीवन चक्र छोटा हो। ये 2 से 3 महीने में ये फसल तैयार हो जाती है। इसका जीवन चक्र कहने में ये वार्षिक पौधा है, लेकिन 2-3 महीने में इसकी जीवन चक्र पूरा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, जीवन चक्र छोटा होने का फायदा ये है कि जब आप छोटे जीवन चक्र वाले जीव पर अध्ययन करेंगे तो जल्दी जीवन चक्र होने का मतलब है संततियां जल्दी बनेगी, और हमें तो जेनेटिक्स में सारा काम संततियों में देखना होता है। तो संततियां अगर जल्दी जल्दी बनेगी तो हमारे प्रयोग और प्रयोगों के परिणाम हमें जल्दी जल्दी मिलेंगी, तो कम समय में हम निष्कर्ष दे सकते हैं। इसलिए अध्ययन में जीव हमेशा वो रखा जाता है जिसका जीवन का चक्र छोटा हो। ठीक है, उसके बाद में इसमें लैंगिक जनन में अत्यधिक संख्या में संततियों का उत्पत्ति होती है। ये पौधा अपने लैंगिक जनन में बहुत सारी संततियां बनाता है। बीज बनते, बीज संततियां हैं, बीज को उगाएंगे, संततियां हैं। एक्चुअली देखिए, आनुवंशिकी के अध्ययन के लिए दूसरी जरूरी चीज यही है कि हम ऐसा जीव लें जो संततियां ज्यादा बनाए। देखिए, जितनी कम संततियां बनेगी, हमारे यहाँ सारे आनुवंशिक संगठन आ ही नहीं पाएंगे। हमने जब जीनोटाइप फेनोटाइप की बात करी, तो जब भी हम कोई 2 पौधों में क्रॉस संकरण कराएंगे, ठीक है, तो संतति अगर 1 या 2 बनेगी तो उसमें जरूरी नहीं कि सभी संभव फेनोटाइप, सभी संभव जीनोटाइप दिख जाए। तो न तो पूरे संभव जीनोटाइप दिखेंगे, न कोई अनुपात, न कुछ नहीं। इसीलिए जीव वो लिया जाता है जो संततियां ज्यादा बनाए। ज्यादा संततियां बनेगी तो सारे जितने पॉसिबल जीनोटाइप आ सकते हैं, सब आ सकते हैं, और प्रॉपर वे में परिणाम हमें एक निश्चित अनुपात के रूप में प्राप्त होगा, और तभी हम कुछ आकलन, कुछ अनुमान लगा पाएंगे, निष्कर्ष दे पाएंगे। इसलिए संतति ज्यादा होना जरूरी है। आप देखिए, ये दोनों कारण मानव के लिए उपयुक्त नहीं है। मानव का जीवन चक्र बहुत लंबा है, 100 साल का है। ठीक है, मानव में संततियां एक बार में एक होती है, इसीलिए तो मानव जो है कभी भी आनुवंशिकी के अध्ययन के लिए उपयुक्त पदार्थ नहीं माना जाता। मानव पे तो कह रहा, मानव आनुवंशिकी में अलग से बात करेंगे, लेकिन मटर के पौधे में जीवन चक्र भी छोटा है, संततियां भी काफी बनती हैं। एक और बात, इसमें कई सारे विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। विपर्यासी लक्षण क्या चीज है? देखिए,
विपर्यासी लक्षण वैसे तो हर जीव में होते हैं, मटर के अंदर कई सारे विपर्यासी लक्षण है। विपर्यासी लक्षण ऐसा लक्षण होता है जिसमें दो स्वरूप होते हैं और दोनों विपरीत होते हैं, कि एक लंबा तो दूसरा बौना, लाल तो सफेद। लक्षण ऐसे लक्षण जिनके विपरीत स्वरूप हो, विपरीत स्वरूप वाले लक्षणों को क्या है, देख कर ही पहचाना जा सकता है। तो अध्ययन करने में ज्यादा मेहनत नहीं आएगी, सामने दिख रहा है लंबा है, सफेद पुष्प है, लाल पुष्प है, जो भी। पौधे में, मटर के पौधे में ऐसे कई लक्षण हैं जिनमें विपरीत स्वरूप मिलते हैं, विपर्यासी लक्षण कहते हैं। तो इन लक्षणों के साथ अध्ययन करना ज्यादा आसान होता है। ठीक है। उसके बाद में देखिए, ये प्राकृतिक रूप से स्वपरागित पौधा है। ये एक और लक्षण है इस पौधे का जो मेंडल के लिए बड़ा उपयोगी रहा। ठीक है। मटर का पौधा जो होता है ये पेपिलोनेसी यानी कि लेग्यूमिनेसी फैमिली का सदस्य है। लेग्यूमिनेसी जिसको आज हम फैबेसी भी कहते हैं। ठीक है। तो लेग्यूमिनेसी या फैबेसी 11वीं क्लास में हम पढ़ते हैं आखिरी की मॉर्फोलॉजी में फैमिलीज। लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर वैसे 3 उपकुल बताए जाते थे, जिसमें एक होता था पेपिलोनेसी, मटर कुल भी कहते हैं। इस कुल के सदस्य, इस फैमिली के जो सदस्य होते हैं, इनमें खास बात होती है कि इनका जो पेटल्स होते हैं, ठीक है, जो दलपुंज होता है इनका पुष्प का, वो इस तरह से होता है कि ये एक के ऊपर एक ढके रहते हैं और पूरा पुष्प बंद रहता है। ठीक है। असेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। इसमें 5 दल होते हैं, एक बड़ा होता है, उसको स्टैंडर्ड कहते हैं, 2 छोटे विंग्स होते हैं और 2 और छोटे हैं जो मिलके कील जैसी संरचना बनाते हैं। और इस पुष्प के सारे पेटल्स एक के ऊपर एक इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि पुष्प कभी खुलता नहीं। तो मटर के पौधे का पुष्प जो है हमेशा बंद रहता है। पुष्प बंद रहने का मतलब इसके परागकण न बाहर जाएंगे ना बाहर से कोई अंदर आएगा। इसका मतलब इसकी परागकण इसी की वर्तिकाग्र पर गिरेंगे और स्वपरागण होगा। ठीक है। स्वपरागण की मेंडल के प्रयोगों में काफी महत्ता है। अभी तो हम ये तो उसके आगे कार्यों में देखेंगे। बाकी स्वपरागित पौधे होने से मेंडल को अपना काम करना बड़ा आसान रहा। ठीक है। तो ये एक और चीज है, स्वपरागण का क्या फायदा है ये तो हम आगे उसकी तकनीक में देखेंगे। लेकिन ये स्वपरागित पौधा होता है, काम करना आसान है, पुष्प बंद रहता है, तो इसके पोलन ग्रहण इधर उधर नहीं जाते। और सबसे बड़ी बात है, पुष्प बंद है और अगर हम संकरण करना चाह रहे पर परागण, तो जब पुष्प बंद है तो हम उसको खोल करके इधर से उधर पोलन ग्रहण मानवीय रूप से भेज सकते हैं। तो कृत्रिम संकरण करना आसान है। एक तो पुष्प खुला हो तो वो हवा से परागकण उड़ के कहीं कहीं चले जाएंगे, हम नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर पुष्प बंद है तो पहली बात तो स्वपरागण हो रहा है, ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात, पुष्प बंद होने से, ठीक है, हमें जब जरूरत होगी तब हम उसको खोल के परागकण दूसरे को दे सकते हैं। तो कृत्रिम रूप से संकरण करना आसान है। स्वपरागित पौधे की वजह से या स्वपरागण से अध्ययन आसान है। हालांकि मैंने कहा था स्वपरागण इनब्रीडिंग है, तो देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से स्वपरागण अच्छा नहीं है। ये तो हम अध्ययन की बात कर रहे हैं कि अध्ययन करना, और मेंडल ने जिस तरीके से अध्ययन किया उसमें स्वपरागण का होना फायदेमंद रहता है, अध्ययन आसानी से हो जाता है। तो ये कुछ 5-6 लक्षण मैंने कारण बताए। जब पूछा जाता है कि मटर का पौधा क्यों लिया गया, तो मटर के पौधे के चयन के ये कुछ कारण ध्यान रखने हैं। तो मेंडल ने तमाम सारी चीजें और विभिन्न प्रकार के जीवों को देखने समझने के बाद मटर के पौधे का चयन किया। मटर का पौधा एक साधारण 1 वर्षीय पौधा है। 2 से 3 महीने में इसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। इसे उगाना आसान है। ये कई सारी संततियां उत्पन्न करता है। आनुवांशिकी की दृष्टि से काफी अच्छा है। कई विपर्यासी लक्षण होने की वजह से अध्ययन आराम से हो जाता है। सबसे बड़ी बात है, पुष्प बंद होने की वजह से स्वपरागित होता है, तो क्रॉस करना आसान है। और आवश्यकता अनुसार मानव द्वारा संकरण कराया जा सकता है, इसको ओपन करके परागकण निकाले जा सकते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि मटर का पौधा अध्ययन के लिए बड़ा उपयोगी है। अब मेंडल ने इसमें देखिए कुछ चीजें और तय करी। मेंडल ने पौधा चयन करने के बाद एक और चीज तय करी थी कि वो सारे पौधे का एक साथ अध्ययन नहीं करेंगे। उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि मैं पौधा ठीक है ले लिया, लेकिन अपन इसमें भी कुछ गिने चुने अच्छे लक्षणों पर ही ध्यान केंद्रित करें। तो मेंडल ने इस मटर के पौधे में भी 7 लक्षण निकाले और अपना सारा कार्य उन 7 लक्षणों पर किया है। पूरा मटर का पौधा उन्होंने एक साथ अध्ययन नहीं किया। तो मटर में उन्होंने कुछ अच्छे विपर्यासी चयनित लक्षण निकाले। ये 7 लक्षण कौन कौन से थे और इन लक्षणों के बारे में आपको पूरा अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है। 7 लक्षणों पर अपना काम किया। ये 7 लक्षण और हर लक्षण विपर्यासी था, 2 स्वरूप थे। तो लक्षण कौन कौन से देखिए, पादप ऊंचाई, हाइट, ऊंचाई में 2 स्वरूप थे, लंबा व बोना। ठीक है। पुष्प रंग, पुष्प का रंग बैंगनी कलर के पुष्प और सफेद कलर के पुष्प हैं। ठीक है। पुष्प स्थिति, पुष्प स्थिति इनकी पुष्प पौधे में कहाँ लग रहे हैं, एक तो अक्षीय स्थिति, अक्ष पर, ठीक है, वह पत्तियों के साथ में, और एक है शीर्ष से बिल्कुल तने के शीर्ष पर। ठीक है। इसी तरह से फली की आकृति, आपने मटर की फलियां देखी होगी, एक तो होती फूली हुई फली और एक होती है जो थोड़ी पिचकी हुई संकुचित होती है। तो फूली हुई फली, संकुचित फली। ठीक है। फली का रंग हरा होता है, पीला भी होता है। इसी तरह से बीज की आकृति,
बीज आपने निकाले हो तो बीज देखोगे तो बिल्कुल गोल चिकने बीज होते हैं, ठीक है। और कभी कभी सतह पर झुर्रियां होती है तो गोल बीज हो सकते हैं, झुर्रीदार बीज हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में बीज का रंग पीला एवं हरा, इस तरह से ये 7 लक्षण लिए गए। जिसको मेंडल बीज का रंग कह रहे थे वो वास्तव में उन्होंने बीज पत्र के रंग को देखकर बोला था। तो अपने को ध्यान रखना है, बीज का रंग जो कहा गया है मेंडल के लक्षणों में वो बीज पत्र का रंग है। आप देखेंगे मटर का जब बीज लेंगे तो ऊपर एक छिलका हटेगा जिसको बीज चोल कहते हैं, उसके बाद अंदर 2 बीज पत्र निकलते हैं, उसकी रंग की बात हो रही है, ठीक है। तो एक तो आपको ये 7 लक्षण ध्यान रखने हैं, किस किस हिस्से से कौन कौन सा लक्षण लिया गया वो पता होना चाहिए, ठीक है। इनमें से देखिए इनके जो 2 स्वरूप है मैंने इस तरह से लिखा है और बिल्कुल एक निर्धारित क्रम में, आप इसी क्रम में इसको ध्यान रखिए, ठीक है। इसमें आप देखिए मैंने जो पहला फॉर्म लिखा है सबका वो प्रभावी स्वरूप है। हालांकि ये बात मेंडल को बाद में मालूम चली कि इनमें ये प्रभावी और जो दूसरा स्वरूप है ये सारे अप्रभावी। अब अपने को इस पर क्वेश्चन बनता है और नीट के आईपीएमटी के एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि मेंडल के द्वारा अध्ययन किए गए लक्षण कौन कौन से हैं, उनका प्रभावी स्वरूप कौन सा है, अप्रभावी स्वरूप। तो प्रभावी कौन सा अप्रभावी कौन सा ये अच्छे से याद होना चाहिए। अब जैसे इसमें फली का रंग और बीज के रंग में अक्सर कंफ्यूजन आता है। फली के रंग में हरा रंग जहाँ प्रभावी है पीला अप्रभावी है, तो बीज के अंदर पीला प्रभावी हरा अप्रभावी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इन दोनों को जरूर रखा जाता है कंफ्यूजन के लिए, तो ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। तो प्रभावी अप्रभावी स्वरूप पता होना चाहिए। उसके बाद में बात आती है कि किस पौधे के किस हिस्से का कौन सा लक्षण काम में लिया गया। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आए हैं। जैसे मेंडल ने पुष्प के कितने लक्षणों का अध्ययन किया, 1 2 3 4 कितने, तो पुष्प के कितने लक्षणों का अध्ययन किया, आप लोगों को दिख रहा है पुष्प रंग पुष्प स्थिति कितने हो गए, 2 लक्षणों का अध्ययन किया, ठीक है। इसी तरह से मेंडल ने बीज के कितने लक्षणों का अध्ययन किया, तो बीज के कितने लक्षण है, आप देखो यहाँ दिख रहे हैं, बीज की आकृति बीज का रंग, 2 लक्षण बीज के लिए, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन आता है मेंडल ने फलों के कितने लक्षण पर अध्ययन किया, फल पर। और ये बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है, फल पर तो कईयों को तो समझ में नहीं आता फल है ही कहाँ है। तो ये ध्यान रखना, मटर का जो फल है, जो मटर की फली है उसी को उसका फल कहते हैं, ठीक है। हर पौधे का फल बनता है, मटर के अंदर जो फल है लेग्यूम प्रकार का फल होता है ये, और ये मटर की फली को ही फल कहा जाता है। तो फल के कितने लक्षण या फली के कितने लक्षण एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ फिर एक और बात आती है, फली के कितने लक्षण है, तो यूं देखने पर तो दिख रहे 2 फली की आकृति, फली का रंग 2, और ज्यादातर केस में क्वेश्चन आंसर 2 ही होता है। लेकिन एक आध बार ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें आंसर 2 की बजाय 3 था, 2 था ही, ठीक है। फली के कभी कभी 3 लक्षण भी मान लिए जाते हैं, उसका कारण समझ लें। फली के 3 लक्षण किस तरह से, देखिए फली क्या है, फल है, और फल किससे बनता है, पुष्प से, पुष्प से ही तो फल बनता है, ठीक है। तो ये जो पुष्प स्थिति है, ध्यान रखना, जरूरत पड़ने पर इसको आप फली की स्थिति भी कह सकते हो, अक्षी और शीर्षस्थ। क्योंकि देखिए जिस जगह पुष्प लगा है, शुरू में पुष्प दिखेगा, बाद में उसी पुष्प की जगह क्या बनेगा, फल बन जाएगा। फल वहीं बनता है, वहीं लगा हुआ रहता है जहाँ पहले पुष्प था। कि जो पुष्प स्थिति है ये एक तरह से देखा जाए तो ये फली की स्थिति भी हो सकती है, पुष्प स्थिति को फली की स्थिति भी कह सकते हैं। इसलिए कभी कभी फली के 3 लक्षण मान लिए जाते हैं। हालांकि क्वेश्चन इस तरह का होगा कि आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा और ज्यादातर आंसर 2 ही जाता है, ठीक है। अगर तीसरा कभी दिया जा रहा तो तीसरा इस वजह से दिया जा रहा, पुष्प स्थिति को आप क्या कर सकते हो, फली की स्थिति। तो फली की स्थिति, फली का रंग, फली का आकृति, ये 2-3 लक्षण हो जाते हैं, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया पिछले सालों में कि मेंडल द्वारा लिए गए लक्षणों में, या मेंडल ने मटर के रंग आधारित कितने विपर्यासी लक्षण काम में लिए। रंग आधारित विपर्यासी लक्षण कितने दिख रहे हैं, देखो तो आप देखो यहाँ 3 दिख रहे हैं, पुष्प रंग, फली का रंग, बीज का रंग, तीनों जो है रंग आधारित विपर्यासी लक्षण। इस तरह से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बने गए हैं, आपको लक्षण ध्यान रखने हैं और उनके प्रभावी अप्रभावी स्वरूप ध्यान रखने हैं। समझ में आ गई बात। तो ये तो मेंडल ने 7 लक्षण लिए। अच्छा, मेंडल ने इन 7 लक्षणों पर अपना पूरा कार्य किया, परिणाम दिया, और जब मेंडल के कार्य वापस खोजे गए, बाद में हमें पुनः प्राप्त हुए, तब इन बाद के वैज्ञानिकों को इस बात को लेकर बड़ी जिज्ञासा रही कि मेंडल ने आखिर इन लक्षणों को कैसे लिया। और आप देखिए मेंडल द्वारा लिए गए इन लक्षणों में जब मेंडल ने अध्ययन किया तो हर लक्षण के लिए उनको एक जैसा परिणाम मिला है। यही तो आश्चर्य था कि जब उन्होंने इन सब का अलग अलग अध्ययन किया तो हर लक्षण एक जैसा ही परिणाम दे रहा था। तो बाद के वैज्ञानिकों ने मेंडल के इन 7 लक्षणों पर और आगे अध्ययन करना शुरू किया। सबसे पहले इसके जीन ढूंढे गए कि आखिर इन 7 लक्षणों के जीन तो गुणसूत्रों पर होंगे, जीन डीएनए गुणसूत्रों पर होगा, ठीक है। तो आखिर इन 7 लक्षणों के जीन कहाँ हैं, क्या है, तो इनके जीन के बारे में पता लगाया गया। तो जीन के बारे में चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर शुरुआत में गलत अवधारणा बन गई। मटर के पौधे में
उसका जो द्विगुणित गुणसूत्र संख्या है वो है 14, यानी कि 7 जोड़े गुणसूत्र के हैं। ठीक है, 2 एंड नंबर 14 होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 7 जोड़े गुणसूत्र। तो समजात गुणसूत्रों के यहाँ पर 7 जोड़े होंगे, टोटल 14 गुणसूत्र। तो ये एक संयोग की बात थी कि लक्षण भी कितने लिए, 7, और गुणसूत्र भी कितने, 7 जोड़े, 7 प्रकार के तो हैं, वो जोड़े में है। तो यहाँ एक गलत अवधारणा ये बन गई, लोगों ने ये समझ लिया कि लगता है मेंडल अपने काम में बड़े किस्मत वाले थे कि उन्होंने जो 7 लक्षण चयन किए, लगता है उन 7 लक्षणों के जीन इन 7 अलग अलग गुणसूत्र पर थे, तभी उनको हर लक्षण के लिए एक जैसा परिणाम मिला और कभी कोई दिक्कत नहीं आई। ये केवल कुछ समय के लिए मान लिया गया था, ऐसा प्रतीत हुआ कि 7 लक्षणों के जीन लगता है 7 गुणसूत्र पर। बट जल्दी ही इस कार्य का पटाक्षेप हुआ और एक वैज्ञानिक एस ब्लेक्स्ट, इन्होंने हमें इस बात का जवाब दिया। एस ब्लेक्स्ट ने अध्ययन करके बताया कि मेंडल के 7 लक्षणों के जीन 7 गुणसूत्रों पर नहीं है, 4 पर ही। ठीक है, साबित किया कि मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए 7 लक्षणों के जीन केवल 4 गुणसूत्रों पर है। कौन कौन से, वो भी गुणसूत्र पहला, चौथा, 5वां और 7वां, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और 7th। ठीक है, एक्चुअली देखिए किसी भी जीव में गुणसूत्रों को उनकी संख्या से जाना जाता है। गुणसूत्र संख्या 1 तो वो रोल नंबर की तरफ फिक्स है, 1 नंबर का कौन सा, 2 नंबर का कौन सा। यहाँ 7 जोड़े हैं तो 7 संख्या हो, तो 7 पर नहीं है, 4 पर है, पहले पर है, चौथे पर है, 5वें पर है और 7वें पर है। ठीक है, इन पर मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए 7 लक्षणों के जीन है, और अगर 7 लक्षणों के जीन 4 गुणसूत्र पर हैं तो बड़ी सीधी सी बात है कि किसी गुणसूत्र पर एक से ज्यादा लक्षण के जीन भी रखने पड़ेंगे। 4 गुणसूत्रों पर 7 लक्षण के जीन रखने तो एक से ज्यादा पे रखने पड़ेंगे। अब हमें यह पता होना चाहिए कि मेंडल द्वारा लिए गए 7 लक्षणों में किस लक्षण का जीन कौन से गुणसूत्र पर है, गुणसूत्र संख्या भी पता होनी चाहिए। इसलिए वो जो मैंने टेबल बनाई थी, हम उसी में वापस चले, तो इसी टेबल में हम गुणसूत्र संख्या का भी एक कॉलम बना ले। ठीक है, अब पादप ऊंचाई, ये याद रखना पड़ेगा, पादप ऊंचाई का जो जीन है वो 4थे गुणसूत्र पर है। ठीक है, पुष्प रंग का जीन पहले गुणसूत्र पर है। ठीक है, पुष्प स्थिति का जीन 4थे पर है, और फल की आकृति का जीन भी 4थे गुणसूत्र पर ही। ठीक है, ऐसे फली का रंग 5वें गुणसूत्र पर है। ठीक है, बीज की आकृति का रंग 7वें गुणसूत्र पर है, बीज का रंग जो है ये पहले गुणसूत्र पर है। इस तरह से 4 गुणसूत्रों पर 7 लक्षणों के जीन है। अब पहला सवाल ये आता है कि भाई कौन से गुणसूत्र पर सबसे ज्यादा जीन आए इन 7 में से, तो कौन से पर आ रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर 4 पर। क्रोमोसोम नंबर 4 पर 3 लक्षणों के जीन है। ठीक है, क्रोमोसोम 1 पर जो है 2 लक्षणों के जीन है, 5वें और 7वें पर 1-1 लक्षण के जीन। पर आपको ये क्रम ध्यान रखना है, ज्यादा बेहतर एक क्रम ध्यान रखना, 4 1 4 4 5 7 1, 4 1 4 4 5 7 1, ऐसे। ये जो क्रम में क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने जो ये लक्षण का जो क्रम लिखा है वो बहुत विधिवत लिखा है। आप पूरी टेबल जब जरूरत हो बना सकते हो, ऐसा ध्यान रखो। रटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो कहाँ प्रभावी गुणसूत्र रटने पड़ जाए। हमने क्या करा, देखो लक्षणों का जमावट देखिए, ऊंचाई रखा, फिर पुष्प के रंग है, पुष्प के लक्षण है, उसके बाद फल के और उसके बाद बीज के। ठीक है, तो पुष्प के रंग, फिर उसके बाद फल और फिर आकृति रंग, एक ही क्रम में। अगर हम लक्षणों का ये क्रम निर्धारित रखें, फिक्स रखें, तो हमें गुणसूत्रों का एक क्रम ध्यान रखना रहेगा, 4 1 4 4 5 7 1, ताकि पता रहेगा कौन से लक्षण के जीन कहाँ है। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो 7 लक्षण जो मेंडल ने बटर के अध्ययन किए, और उसके साथ साथ उनके ये क्रोमोसोम की संख्या भी ध्यान रखना। अच्छा, इन लक्षणों के बारे में कुछ चीजें और हमें पता चली। मैंने कहा कि बाद के वैज्ञानिकों ने मेंडल के इन 7 लक्षणों पर काफी अध्ययन किया। ठीक है, हम यहाँ पर 2 की बात करेंगे, तो पुष्प रंग और एक ये बीज की आकृति। इन 2 लक्षणों को लेकर आगे भी अध्ययन हुआ है, और थोड़ा बहुत इसके बारे में भी हमसे पूछा जाता है। सबसे पहले तो हमें यह देखा कि जो जीन पुष्प रंग बनाता है, ये जीन कहाँ उपस्थित है, गुणसूत्र 1 पर। बाद में अध्ययन में मालूम चला कि जिस जीन से पुष्प रंग बनता है, वही जीन पौधे में 2 लक्षण और भी बना रहा समानांतर। हालांकि मेंडल ने तो कहा था कि एक कारक से एक लक्षण बनता है, एक जीन से एक लक्षण बनता है। हमें यह बाद में जाकर पता चला ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और कभी कभी एक जीन एक से ज्यादा लक्षण भी बना देता है, और यह हमें मेंडल के 7 लक्षणों में मिल गया। हालांकि ये बात मेंडल ने नहीं बताई, बाद में दिन में मालूम चला कि जो जीन पुष्प रंग बनाता है, वही जीन पौधे में बीज चोल का रंग भी निर्धारित करता है, और पर्ण अक्ष पर लाल धब्बे भी बनाता है। पत्तियों के आधार पर लाल रंग के धब्बे, और बीज चोल का रंग, बीज चोल बीज का जो छिलका है ऊपर का, ये जो बीज का रंग, ये बीज पत्र जो अंदर होते हैं उनका है।
मेंडल ने बीज चोल पर अध्ययन नहीं किया, मेंडल ने बीज पत्र के रंग पर अध्ययन किया। ठीक है, तो हमें एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि इस तरह से देखिए कि ये जो एक ही जीन है ये 3 लक्षण बना रहा है। ठीक है, एक ही जीन द्वारा पुष्प रंग बन रहा है, बीज चोल का रंग, पर्ण अक्ष पर लाल धब्बे, 3 लक्षण बनाता है। इसमें से बीज पुष्प रंग जो है ये तो मेंडल ने अध्ययन किया, मेंडल ने ये लिया था। मेंडल ने इन दोनों पर अध्ययन नहीं किया, ये मेंडल नहीं जानते थे कि इससे कोई और भी लक्षण बन गया, मेंडल द्वारा ये अध्ययन नहीं किए गए। मेंडल ने तो पुष्प रंग अध्ययन किया, लेकिन आज हमें मालूम है कि ये 2 लक्षण और बनाता है और एक जीन से 3 लक्षण बनते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ये वैसे हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि जब एक जीन एक से ज्यादा लक्षण बनाए तो उस जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो जीन है ये एक प्रकार से कौन सा जीन हुआ? प्लियोट्रॉपिक जीन, कि ऐसा जीन जो एक से अधिक लक्षणों का निर्माण करे। तो आपको पूछा जाएगा कि मेंडल के 7 लक्षणों में कौन से लक्षण का जीन प्लियोट्रॉपिक है? तो सब पुष्प रंग का जीन प्लियोट्रॉपिक है, क्योंकि पुष्प रंग का जीन 2 अतिरिक्त लक्षण और बनाता है और एक ही जीन से 3 लक्षण बनते हुए दिखते हैं। तो एक तो ये पुष्प रंग के जीन के बारे में ध्यान रखना है। दूसरा जो एक लक्षण और मैंने बताया था, बीज की आकृति, इस पर भी अच्छा खासा अध्ययन हुआ और उसकी तो पूरा बायोकेमिस्ट्री अध्ययन की गई, कैसे ये लक्षण विकसित होता है उसका पूरा आंतरिक भाग देखा गया। बीज की आकृति मैंने आपको बताया था गोल होती है और झुर्रीदार होती है। गोल बीज भी है, झुर्रीदार बीज है, मटर देखो उसमें दिख जाएंगे आपको। ठीक है, अब आप देखिए गोल बीज आखिर गोल कैसे बना और बीज झुर्रीदार कैसे बना, इसकी क्रिया विधि क्या है, इसका पूरा अध्ययन किया गया और इससे संबंधित कुछ बातें एनसीईआरटी में भी दे रखी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो हम बीज की आकृति और बीज के गोल और झुर्रीदार होने का क्रिया विधि समझेंगे। ठीक है, इसके लिए देखिए पूरा हमें थोड़ा सा अंदर से समझना पड़ेगा कि आखिर एक जीन काम कैसे करता है। जैसे एक जीन है जो बीज की आकृति बना रहा है उसका जीन, और सामान्यतः एक जीन का एक प्रभावी एलील होता है और एक अप्रभावी एलील होता है। ठीक है, हम यहीं से अपनी बात शुरू करते हैं। ठीक है, बीज की आकृति जो कि गोल और झुर्रीदार है। ठीक है, आप देखिए वो लक्षण कैसे बनता है। आपको इस एक उदाहरण से ये समझ में भी आएगा कि जीन से लक्षण बनने तक क्या रास्ता कितना लंबा होता है और स्टेप बाय स्टेप काम होता है। अब इसका जो जीन, इसके प्रभावी अप्रभावी 2 एलील हैं। हम जानते हैं प्रभावी एलील क्रियाशील होता है, अप्रभावी एलील काम ही नहीं करता। तो प्रभावी एलील एक एंजाइम बनाता है और ये एंजाइम है स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, SBE। जैसे जीन से प्रोटीन और एंजाइम बनते हैं, इससे भी बनता है। तो प्रभावी एलील स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम बनाता है, जबकि अप्रभावी एलील म्यूटेशन उसे बना है, ये एंजाइम बनाना बंद कर देता है, तो ये SBE स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम नहीं बनाता। मतलब प्रभावी एलील से एंजाइम बन रहा है, अप्रभावी से नहीं बन रहा है। अब देखो लक्षण कैसे बनेगा। स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम जो होता है ये हमारे पौधे में स्टार्च संश्लेषण में मदद करता है। स्टार्च हम जानते हैं एक बहुलक है, एक संचित खाद्य है पौधे का, जो शर्करा से, ग्लूकोज से, बहुलकीकरण से बनता है। जब अतिरिक्त ग्लूकोज होता है तो पौधा उसको स्टार्च के रूप में परिवर्तित करके रख लेता है भविष्य के इस्तेमाल के लिए संचित खाद्य, और शर्करा बनती है फोटोसिंथेसिस से। तो जब फोटोसिंथेसिस होता रहता है और शर्करा ज्यादा हो जाती है तो उसको स्टार्च में बदल देते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, अब ये स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम उसी दौरान काम आता है। देखिए शर्करा से स्टार्च बनने की प्रक्रिया में ये काम आता है। अगर पौधे के पास में स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम है तो सीधी सी बात है शर्करा स्टार्च में अच्छे से बदलेगी और स्टार्च की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, शर्करा ज्यादा इकट्ठी होने नहीं देंगे, सबको स्टार्च में बदल देंगे। और अगर स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम नहीं है तो फिर शर्करा से स्टार्च बनना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और वो धीरे धीरे बनेगा, कम बनेगा। और इसीलिए हमने देखा कि जब ये एंजाइम यहाँ बनता है और यहाँ नहीं बनता तो उसका प्रभाव क्या आया कि जब ये एंजाइम बनता है तो बीज की कोशिका, क्योंकि लक्षण हमारा बीज से संबंधित, हम बीज पे बात करें। ठीक है, बीज की कोशिकाओं में स्टार्च की मात्रा ज्यादा और मुक्त शर्करा कम रहेगी, क्योंकि स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम है तो स्टार्च ज्यादा बनेगा और ये कम बनेगा, शर्करा कम रहेगी। अगर यहाँ स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम नहीं बन रहा है तो बीज की कोशिकाओं में उल्टा हो जाएगा, स्टार्च नगण्य रहेगा, शर्करा ज्यादा मिलेगी। समझ में आ गई बात? तो ये तो इस एंजाइम के होने नहीं होने के का प्रभाव दिख रहा है। अब हम इससे एक कदम और आगे चलते हैं। आपको पता होना चाहिए परासरणीय दाब, परासरणीय सक्रिय पदार्थ, थोड़ा सा 11th की फिजियोलॉजी का पार्ट में यूज करूंगा। आपको पता होना चाहिए कि स्टार्च और शर्करा में कौन परासरणीय रूप से सक्रिय है, अर्थात किसके साइटोप्लाज्म में आने से परासरणीय सांद्रता बढ़ेगी, दाब बढ़ेगा। सांद्रता बढ़ेगी तो परासरणीय दाब भी बढ़ेगा। ठीक है, ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरणीय दाब। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, जो सांद्रता बढ़ाता है, जो साइटोप्लाज्म को जितना ज्यादा सांद्र करेगा उतना ज्यादा दाब बनेगा। हमें स्टार्च और शर्करा में एक चीज ज्ञात हो जानी चाहिए कि शर्करा जो होती है वो घुलनशील पदार्थ है, घुल जाती है।
स्टार्च जो है अघुलनशील कणों के रूप में रहता है, ठीक है। और जल संबंध में हम ये बात जानते हैं कि जो कणों के रूप में रहने वाला अघुलनशील पदार्थ है वो कभी भी किसी विलयन की सांद्रता नहीं बदलता या नहीं बढ़ाता। आप अघुलनशील पदार्थ कितना ही मिला दो किसी विलयन में, सांद्रता नहीं बढ़ेगी, सांद्रता हमेशा घुलनशील से बनती है। ये कुछ आधारभूत चीजें हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, स्टार्च ज्यादा है, स्टार्च कणों के रूप में रहेगा। स्टार्च आप चाहे कितना इकट्ठा कर लो कोशिका में, स्टार्च की वजह से कभी भी साइटोप्लाज्म की कोशिका की सांद्रता नहीं बढ़ेगी। तो यह शर्करा नगण्य है, स्टार्च ज्यादा है और स्टार्च चाहे कितना ही हो, क्योंकि शर्करा नगण्य है तो सारी कोशिकाओं का परासरणीय सांद्रता और परासरणीय दाब लगभग न्यूनतम और एक जैसा रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये बात तय है कि एक कोशिका में हो सकता है स्टार्च ज्यादा और पास वाली में स्टार्च उससे कम हो, ऐसा थोड़ी होगा कि सारी सेल में स्टार्च की मात्रा बराबर नहीं। शर्करा तो चलो नगण्य है, लेकिन स्टार्च की मात्रा भी बराबर नहीं होगी, और स्टार्च की मात्रा अगर कम ज्यादा भी हो तो भी उसका असर परासरणीय सांद्रता और परासरणीय दाब पर नहीं होता, क्योंकि स्टार्च अघुलनशील है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ स्टार्च नगण्य है, शर्करा ज्यादा है, तो स्टार्च तो नगण्य, शर्करा ज्यादा है और शर्करा घुलनशील है। अब देखिए बीज की सारी कोशिकाओं में क्या समान मात्रा में शर्करा होगी? नहीं होगी, किसी में ज्यादा, किसी में थोड़ी उससे कम, किसी थोड़ी ज्यादा। जैसे स्टार्च की मात्रा अलग अलग थी ऐसे शर्करा की मात्रा भी। अब क्योंकि यहाँ तो स्टार्च तो नगण्य है, शर्करा ज्यादा, और शर्करा भी अलग अलग कोशिकाओं में मात्रा कम ज्यादा हो सकती है। तो शर्करा की मात्रा जैसे कम हुई सांद्रता कम हो गई, परासरणीय दाब कम हो गया। शर्करा की मात्रा बढ़ी क्योंकि ये घुलनशील पदार्थ है, दाब बढ़ेगा, ठीक है। तो शर्करा की मात्रा का कम ज्यादा होने से कोशिकाओं का ओपी परासरणीय दाब ऑस्मोटिक प्रेशर बदलता है, प्रभावित होता है, बढ़ता है। लेकिन स्टार्च की वजह से ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं देखिए बीज की कोशिकाओं में स्टार्च और शर्करा की मात्रा की इस अंतर का जरा परासरणीय दाब से मैं संबंध लूं तो आप देखिए जहां स्टार्च ज्यादा और शर्करा नगण्य, यहाँ की कोशिकाओं में परासरणीय दाब लगभग एक जैसा रहेगा, ज्यादा अंतर नहीं आएगा क्योंकि शर्करा नगण्य है। यहाँ स्टार्च कम है और शर्करा ज्यादा, और शर्करा का जो मात्रा है जो ज्यादा है, देखो ज्यादा की मात्रा को सब में बराबर तो होती नहीं, तो यहाँ शर्करा की मात्रा के आधार पर परासरणीय दाब भिन्न भिन्न होगा। और इसीलिए मैं अगर आगे की स्टेप देखता हूं तो देखिए क्या हुआ, बीज की कोशिकाओं का ओपी लगभग नियत और समान रहेगा। यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो लगभग नियत सा रहेगा, समान सा रहेगा, क्योंकि यहाँ स्टार्च ज्यादा है, शर्करा तो नगण्य, और स्टार्च से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और जबकि दूसरे में बीज की उसी की सततता में लिया है मैंने, ये बीज की कोशिकाओं में ओपी भिन्न भिन्न है, क्योंकि वहां पर शर्करा की मात्रा भिन्न भिन्न है, शर्करा ज्यादा है, स्टार्च कम है, ठीक है। और जो शर्करा है वो भी कोई सब में एक जैसे मात्रा में तो होगी नहीं, तो उसकी वजह से ओपी भिन्न भिन्न आएगा, यहाँ ओपी एक जैसा आएगा, ठीक है। अब आप देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर का अंतर कोशिकाओं में परासरणीय दाब ये तय करता है कि उसमें कितना जल अंदर लिया जाएगा, कितना निकाला जाएगा। अंतः परासरण बहिर्परासरण आपने सुना होगा, ठीक है। जब दाब ज्यादा होता है, सांद्रता ज्यादा है, परासरणीय दाब ज्यादा है, तो कोशिका बाहर से पानी अंदर लेती है, क्योंकि अंदर सांद्रता ज्यादा हो गई, पानी कम हो गया। सांद्र विलयन होने का मतलब पानी की मात्रा कम हो, ठीक है। और अगर मान लीजिए विलयन तनु हो जाए, डाइल्यूट हो जाए, तो कोशिका पानी बाहर रिलीज कर देती। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, अब यहाँ देखिए सारे सेल का परासरणीय दाब लगभग एक जैसा है। तो परासरणीय दाब एक जैसा, तो जितना भी अंतः परासरण जो भी हुआ होगा लगभग सारी कोशिकाओं में एक जैसा हुआ। अंतः परासरण बहिर्परासरण ये तय करेंगे कि कोशिका कितनी स्फीत होगी, कितनी श्लथ होगी, मतलब कितनी टर्जिड होगी, कितनी फ्लैसिड होगी, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर सारी सेल का ओपी एक जैसा है तो लगभग एक जैसी मात्रा में पानी आया गया होगा, और इसीलिए यहाँ बीज की कोशिकाओं की आकार आकृति एक जैसी रही, ज्यादा अंतर नहीं आएगा। और जब ऐसे बीज के हम अनुप्रस्थ काटेंगे, मैंने ये बना रखा है, केवल मैं उसकी एपिडर्मिस बाहर की परत बताऊं कोशिकाओं की, तो सारी कोशिकाएं एक ही आकार आकृति क्यों होंगी, क्योंकि सबका ओपी एक जैसा था। अब क्योंकि एपिडर्मिस की कोशिकाएं एक जैसी होंगी तो सतह अपने आप स्मूथ बनेगा, गोल बनेगा, तो बीज जो है यहाँ गोल बनेंगे, कोई झुर्रियां नहीं बनेगी। लेकिन अगर यहाँ ओपी भिन्न भिन्न है तो आप ओपी भिन्न भिन्न होगा तो बीज की कोशिकाओं की आकार और आकृति भी भिन्न भिन्न होगी, समझ रहे? क्यों? क्योंकि देखिए जिसका ओपी ज्यादा होगा उसने पानी ज्यादा अंदर ले लिया, जिसका कम होगा उसने कम लिया, तो कोई सेल बड़ी होगी, कोई सेल छोटी होगी। तो जब मैं बीज के अनुप्रस्थ काटूंगा तो कोई बड़ी सेल, कोई छोटी सेल, बड़ी सेल, छोटी सेल, तो अपने आप सतह पर क्या बनेगी, झुर्रियां बनेंगी, तो बीज झुर्रीदार बनता है। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से गोल बीज और झुर्रीदार बीज, जो हमने कहा था गोल होना प्रभावी और झुर्रीदार होना अप्रभावी है,
वहां तो हमने आसानी से कह दिया जीन के दो एलील है, प्रभावी एलील से गोल और अप्रभावी एलील से झुर्रीदार। लेकिन गोल से झुर्रीदार बनने की पूरी प्रक्रिया पता होनी चाहिए। ये जो पूरी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको प्रोसेस बताया है, देखिए जितनी भी चीजें हम बता रहे हैं आप अपनी कॉपी में ये ढंग से नोट्स बनाएं। ये नहीं कि खाली वीडियो देख के रख लिया, अपनी कॉपी में लिखें। यूँ मान के चलिए कि अगर हम क्लास में पढ़ रहे होते तो वहां भी तो बोर्ड से उतारते, उसी तरह से उतारना। इसलिए ये बोर्ड पर जो चीजें लिखी हुई है इसको आप भी लिखें, बाकायदा प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं शुरू से हर लेक्चर की। ठीक है, तो जैसे देखिए मैंने ये जो चीज आपको बताई थी, प्रभावी एलील स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम बनाता है और अप्रभावी नहीं बनाता है। एंजाइम बनने की वजह से स्टार्च की मात्रा ज्यादा, शर्करा की कम, या स्टार्च कम और शर्करा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब इसकी वजह से देखिए क्या हुआ कि इसकी वजह से यहाँ पर आश्रित दाब लगभग एक जैसा रहेगा, क्योंकि शर्करा नगण्य है। यहाँ शर्करा काफी सारी है, लेकिन हर सेल में तो खैर मात्रा बराबर होती नहीं है, इसलिए पराश्रित दाब अलग अलग होगा। पराश्रित दाब लगभग एक जैसा होने की वजह से आकार आकृति सब एक जैसी रहेगी और यहाँ अलग अलग रहेगी। और कोशिकाओं की आकार आकृति सेम होने की वजह से जब पूरा बीज गोल और एक जैसा बनेगा। ये मैंने बीज की अनुप्रस्थ काट बनाई है, कोई बाद में गलतफहमी में ये ना समझ ले कि मटर की फली बना रखी है। ये मटर की फली नहीं है, ये एक बीज के अनुप्रस्थ काट है। मैंने केवल एपिडर्मिस की कोशिकाएं दिखाई, उपचर्म की कोशिकाएं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कोशिकाएं छोटी बड़ी होने की वजह से सतह पर झुर्रियां बनेगी, इस तरह से उभार और चढ़ाव आएंगे। ठीक है, ये झुर्रीदार बीज बनेगा। आगे बात समझ में, किस तरह से बीज गोल। आपको इससे एक चीज समझ में आनी चाहिए कि एक जीन के कार्य से लक्षण कैसे बनता है। लंबा रास्ता होता है, स्टेप बाय स्टेप काम होता है। अच्छा, यहाँ देखिए बीज जो गोल और झुर्रीदार तो बने, लेकिन साथ साथ में यहाँ पर एक लक्षण और बनता है। देखिए स्टार्च की मात्रा ज्यादा और स्टार्च की मात्रा कम। अब एक चीज देखिएगा, स्टार्च तो हमने कहा था अघुलनशील है, कणों और रवों के रूप में रहता है। तो जब यहाँ हमने देखा एक बीज का गोल और झुर्रीदार होना आकार की लक्षण बाहर से दिख रहा है, लेकिन एक आंतरिक लक्षण और बना कि हम जब कोशिकाओं में देखेंगे तो इस कोशिकाओं में, इन कोशिकाओं में आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पर दिखेगा बड़े आकार के स्टार्च कण, बड़े आकार के स्टार्च कण। तो ये एक अतिरिक्त लक्षण स्टार्च कणों का आकार, ये भी बनेगा। अब यहाँ स्टार्च कम है तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ छोटे आकार के स्टार्च कण। और ये बिल्कुल आप जब कोशिकाएं देखोगे माइक्रोस्कोप में, तो माइक्रोस्कोप में दिख जाएगा आपको ये छोटे आकार के स्टार्च कण और बड़े आकार के स्टार्च कण। ठीक है, तो ये एक लक्षण और मिल गया। तो अब आप देखो ये वाला जीन भी तो दो लक्षण बना रहा है, बीज की आकृति बना रहा गोल झुर्रीदार और स्टार्च कणों का आकार भी बना रहा छोटे आकार बड़े आकार। तो इसका मतलब अगर कोई जीन एक से ज्यादा कार्य कर रहा है तो उस जीन को क्या कहा जाएगा, प्लियोट्रोपिक जीन। ये जीन भी क्या है, ये जीन भी दो लक्षण बनाता है। ये जीन भी दो लक्षण बनाता है। ठीक है, अर्थात ये जीन भी क्या है, प्लियोट्रोपिक जीन। ये भी प्लियोट्रोपिक जीन है। और ये दो लक्षण कौन कौन से हुए, एक तो कौन सा हुआ, बीज की आकृति गोल और झुर्रीदार, और दूसरा स्टार्च कणों का आकार, स्टार्च कणों का आकार। इस तरह से एक जीन द्वारा दो लक्षण। अभी इससे पहले हमने बताया था एक तो ये रहा पुष्प रंग का, ये तीन लक्षण बना रहा था एक ही जीन और ये भी प्लियोट्रोपिक था। और इसी तरह से अब हम पूरा क्रियाविधि अध्ययन करने के बाद हमें समझ में आया कि बीज की आकृति बनाने वाला जीन भी प्लियोट्रोपिक है। ठीक है, ये इसका भी जीन। ठीक है, और ये दो लक्षण बनाता बीज की आकृति और स्टार्च कणों का आकार। ये जो मैंने क्रियाविधि बताई ये आगे फिर काम आएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर पूछा जाए कि मेंडल के 7 लक्षणों में कितने लक्षण के जीन प्लियोट्रोपिक प्राप्त हुए, तो 2 हो गए। पुष्प रंग का जीन टोटल 3 लक्षण बनाता है और बीज की आकृति का जीन 2 लक्षण बनाता है, बीज की आकृति और स्टार्च कणों का आकार। और कैसे ये बीज की आकृति बनी, कैसे स्टार्च कणों का आकार, इसकी तो पूरी मैकेनिज्म बताएगी। ठीक है, तो ये तो हमारा मेंडल के एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, यानी कि जो उन्होंने मटर का पौधा लिया, मटर के पौधे पर उनके द्वारा चयन किए गए लक्षण और उनके विभिन्न जो छोटी छोटी चीजें हैं जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करी। तो पी प्लांट क्यों लिया गया और कौन से लक्षणों पर काम किया गया, ये हमने इस सेगमेंट में देखा। अब हम मेंडल की तकनीक पर आएंगे कि मेंडल ने क्रॉस किस तरह से की, अगले भाग में।
आगे बढ़ते हैं। अब हम मेंडल के एक्सपेरिमेंटल पार्ट पर आते हैं कि किस तरह से उनके काम करने की तकनीक क्या थी, कैसे उन्होंने अपने सारे क्रॉस और संकरण के प्रयोग किए। ठीक है, मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, यानी कि मेंडल के काम करने की, मेंडल के प्रयोग करने की जो तकनीक थी, मेंडल के प्रायोगिक तकनीक। मेंडल देखिए जितना अध्ययन किया, जितने भिन्न भिन्न प्रकार के क्रॉस और संकरण किए, उनकी आधारभूत तकनीक सबकी एक जैसी थी। क्रॉस करने की जो तकनीक मेंडल ने विकसित की वो आज तक काम आती है और आज भी संकरण के प्रयोग उसी तकनीक से किए जाते हैं। देखिए मेंडल ने जितने भी क्रॉस किए, चाहे वो सरल एक लक्षण का क्रॉस हो या बड़े क्रॉस हो, बेसिक काम एक जैसा था, तकनीक एक जैसी थी। मेंडल के अपने काम में उन्होंने सारे क्रॉस 3 स्टेप में किए। तो उनके काम करने में 3 प्रमुख स्टेप्स हुआ करती थी। उन्होंने अपने सारे क्रॉस 3 स्टेप में किए। सबसे पहली स्टेप क्या थी? शुद्ध पैतृकों का चयन। पैतृक का मतलब यहाँ पर जिन पैतृक पौधों से हम अपना क्रॉस शुरू करते हैं। मेंडल ने एक चीज को काम करने से पहले ही तय रखा कि वो जब भी किसी क्रॉस करेंगे, किसी लक्षण का क्रॉस करेंगे, तो उसमें जो पैतृक पौधे लिए जाएंगे वो पैतृक पौधे शुद्ध लिए जाएंगे। शुद्ध का मतलब यहाँ समयुग्मी से है, समयुग्मी को हम शुद्ध भी कहते हैं। तो मतलब उन्होंने हमेशा इस चीज को फॉलो किया कि जिस भी 2 कैरेक्टर का हम क्रॉस कर रहे हैं, पौधा उस लक्षण के लिए शुद्ध होना चाहिए, समयुग्मी होना चाहिए। अब समयुग्मी पौधा कहाँ से आएगा? समयुग्मी पौधा उन्होंने तैयार किया, चयन किया। ठीक है, शुद्ध पैतृकों का चयन। ठीक है, उसके बाद है शुद्ध पैतृकों का संकरण। ठीक है, संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन। पहले शुद्ध पैरेंट का चयन कर लिया, उसके बाद में उसका संकरण, हाइब्रिडाइजेशन किया। संकरण का अपना एक पूरा तरीका उन्होंने विकसित किया, बताएंगे भी वो। संकरण करने के बाद जो संतति आई, संकरण की संततियों को संकर संतति, हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग कहते हैं। तो उन संकर संतति का स्वपरागण। इस तरह से 3 पार्ट किए। हर क्रॉस में सबसे पहले शुद्ध पेरेंट तैयार किए गए, जिस भी लक्षण का क्रॉस करना उसके शुद्ध पैतृक, फिर उनका क्रॉस कराया गया, संकरण, और प्राप्त संतति का स्वपरागण किया गया। ठीक है, इस तरह से 3 चीजें 3 पार्ट में किया गया। इसको मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूँ और फिर हम इसको क्रॉस के साथ भी देखेंगे कैसे काम किया। सबसे पहला स्टेप लेते हैं शुद्ध पैतृकों का चयन। ठीक है, शुद्ध पैतृकों का चयन, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट। प्योर मतलब समयुग्मी, होमोजाइगस। ठीक है, मेंडल ने हमेशा अपने सारे क्रॉस की शुरुआत शुद्ध पैतृकों यानी कि समयुग्मी पैतृक पौधों से की। ठीक है, और उन्होंने ये शुद्ध पैतृक पौधे सतत स्वपरागण और चयन विधि द्वारा प्राप्त किए। ये खास बात है कि देखिए शुद्ध पेरेंट प्राप्त, शुद्ध पौधे प्राप्त करने की तरीका क्या है। शुद्धता मतलब समयुग्मता, और हम जानते हैं कि समयुग्मता कब बढ़ेगी, हमें समयुग्मी जीव कब मिलेगा। तो हमने आपको टर्मिनोलॉजी में बताया था कि इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग 2 प्रकार का कार्य है। अगर हम इनब्रीडिंग करते हैं तो शुद्धता बढ़ती, समयुग्मता बढ़ती है। और पौधों में इनब्रीडिंग का तात्पर्य क्या हुआ? स्वपरागण। स्वपरागण परपरागण है, इनब्रीडिंग किस में होगी? स्वपरागण में। ठीक है, तो अगर आपको शुद्ध पौधे तैयार करने हैं तो आप सतत रूप से स्वपरागण कराइए। और मटर का पौधा तो प्राकृतिक रूप से स्वपरागण ही करता है। तो मेंडल के लिए यही चीज बहुत आसान रही कि उन्होंने जो मटर का पौधा लिया वो स्वपरागित होने का फायदा ये हुआ कि शुद्ध पौधे प्राप्त करने में उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आई। सतत स्वपरागण, तो स्वपरागण पौधा खुद कर ही रहा है। तो मेंडल का मटर का पौधा प्राकृतिक रूप से भी बहुत ज्यादा विषम युग में होता ही नहीं है, वो समयुग्मी अवस्था में लगभग मिलता है। तो आप सतत स्वपरागण करो, फिर जो लक्षण का शुद्ध पौधा चाहिए उसका चयन करते जाओ। तो सतत स्वपरागण एंड चयन, कंटिन्यूअस सेल्फिंग एंड सिलेक्शन, इस विधि से उन्होंने शुद्ध पौधे तैयार किए। ठीक है, तो पहले उन्होंने अपने 7 लक्षणों के, और हर लक्षण के 2 स्वरूप थे, तो कुल मिलाकर 14 स्वरूप हो गए। तो 7 लक्षणों के 14 स्वरूप के 14 प्रकार के शुद्ध पौधे तैयार कर लिए। वो ये चाहते थे कि मेरे पास हर लक्षण का शुद्ध पौधा हो, कि अगर मान लो मैं लंबे और बोने का क्रॉस करना चाहूँ तो लंबेपन का भी शुद्ध पौधा हो और बोनेपन का भी हो, और एक एक नहीं हो, कई सारे हो, क्योंकि क्रॉस हमेशा वृहद स्तर पर सांख्यिकी के आधार पर किए गए, तो अच्छे खासे पौधे होने चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले 14 प्रकार के शुद्ध पौधे तैयार किए सतत स्वपरागण और चयन द्वारा, और उनके बीज संभाल के रख लिए गए और फिर उनको संकरण में यूज किया गया। ठीक है, तो उन्होंने 14 प्रकार की शुद्ध किस्में तैयार की। ठीक है, इन शुद्ध किस्मों को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइन। तो 14 टाइप की ट्रू ब्रीडिंग लाइन, हिंदी में उसको कहते हैं तद्रुप प्रजनन सम। ठीक है, या यूं कहें शुद्ध पौधे। ट्रू ब्रीडिंग को तद्रुप प्रजनन भी कहा जाता है। तो उन्होंने 7 लक्षण, प्रत्येक के 2 स्वरूप यानी कि 14 प्रकार की शुद्ध पौधे तैयार किए। और किस तरह से किए गए? लगातार स्वपरागण और चयन। इसमें मेंडल के लिए आसान क्या था? आराम ये था कि पौधा का पुष्पबंध ही है,
पौधा अपने आप स्वपरागण कर ही रहा है, तो स्वपरागण कराने के लिए मेंडल को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। पौधे उगाओ, वो अपने आप ही स्वपरागण हो रहा है। मटर का पौधा है, बस उनको खाली चयन करना था कि लंबे के लिए लंबापन का शुद्ध चाहिए या बोने का चाहिए, उसी अकॉर्डिंग चयन करना। और ये सतत स्वपरागण कुछ पीढ़ियों तक किया गया, तब जाकर के एक शुद्ध पौधा बनता है। आपसे ट्रू ब्रीडिंग लाइन, तद्रुप प्रजनन पर क्वेश्चन आएगा कि ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या होती है, तो ध्यान रखें, ट्रू ब्रीडिंग, तद्रुप प्रजनन या शुद्ध पौधे वह हैं जो किसी एक निर्धारित लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं, सतत स्वपरागण से बनाए गए हैं और आने वाली अगली पीढ़ियों में भी अपने ही जैसी संतति बनाते हैं। तो जो आने वाली पीढ़ियों में भी अपनी जैसी संतति बनाए उसे हम शुद्ध पौधा कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई लंबेपन के लिए शुद्ध है तो आगे वो हमेशा लंबी संततियां ही बनाएगा, इस प्रकार से। अब देखिए उन्होंने ये किया कैसे। एक साथ उन्होंने 14 प्रकार के शुद्ध पौधे कैसे बनाए। पहला काम तो उनका यही था। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, देखिए मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। जैसे ये मान लीजिए उनका पूरा गार्डन है, उन्होंने अपने पूरे गार्डन के 2 बड़े हिस्से कर दिए, ए और बी। 7 लक्षण थे तो 7 इसमें रो बना दी गई लक्षणों के हिसाब से। ठीक है, अब इन्होंने एक एक रो में एक एक लक्षण फिक्स कर लिया। जैसे पहला मान लीजिए ऊंचाई के लिए ले लिया पहला रो, ठीक है, दूसरा रो जो है वो पुष्प रंग के लिए ले लिया। तो इस तरह से हर एक रो एक एक लक्षण के लिए फिक्स कर ली गई। तो मतलब इस तरह से उन्होंने अपने गार्डन में 14 क्यारियां बना दी। पौधे लगाने के लिए क्यारियां बनाते हैं, वैसे उन्होंने क्यारियां बना दी। अब देखिए उन्होंने एक साथ सारे शुद्ध पौधे कैसे बनाए। ठीक है, अब सबसे पहले क्या किया उन्होंने, इस गार्डन में जितने वो मटर के पौधे लगा सकते थे अधिकतम, सारी क्यारियों में पूरे गार्डन में मटर के पौधे लगा दिए गए। पहली बार में जब काम की शुरुआत की गई तो शुरू में तो यही किया गया कि सारे में मटर के पौधे उगा दिए। अब ये पौधे बड़े हुए, अब उन्होंने चयन आरंभ किया। स्वपरागण तो पौधा खुद ही करेगा, पुष्प बंधे तो कोई दिक्कत ही नहीं, ना परागण इधर उधर कहीं जाए। अब उन्होंने चयन आरंभ किया, जैसे पौधे बड़े हो गए। ठीक है, अब जैसे इसमें उनको ऊंचाई का लक्षण रखना है तो यहाँ क्या करा गया कि ऊंचाई के 2 स्वरूप हैं, तो इसके अंदर मान लीजिए उन्होंने चयन कर लिया कि भाई लंबे पौधों का चयन करेंगे, यहाँ बोने का चयन करेंगे। ठीक है, इसी तरह से इधर मान लीजिए पुष्प रंग में ये बैंगनी पुष्प का चयन करेंगे, वॉयलेट फ्लावर, और या फिर यहाँ पर सफेद पुष्प का चयन करेंगे। तो इस तरह से एक एक क्यारी में एक एक बॉक्स में एक एक लक्षण फिक्स कर लिया। अब यहाँ टॉल पौधों का चयन करना। अब क्या हुआ, अभी तो पौधे मिक्स में उगे हुए पहली बार में, तो अब इसमें इसको टॉल का चयन करना मतलब इसमें लंबे पौधे रहने दिए, जितने बोने उग रहे थे उनको उखाड़ के फेंक दिए। इसको कहते हैं कृत्रिम चयन। लंबे पौधे रहने दिए, बोने हटा दिए। इधर क्या किए, इधर बोने रहने दिए, लंबे पौधे उखाड़ के फेंक दिए। तो चयन इसी को कहते हैं। यहाँ पर बैंगनी पुष्प वाले रखे गए, सफेद वाले हटा दिए गए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब हम बैंगनी पुष्प की बात कर रहे हैं तो हमें बैंगनी पुष्प से मतलब है चाहे पौधा लंबा हो या बोना हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम एक बार में एक लक्षण पर ध्यान दे रहे हैं। तो जब पुष्प रंग की बात चल रही है तो फिर हम बैंगनी पुष्प ही देख रहे हैं, चाहे वो लंबा बोना कुछ भी, पुष्प बैंगनी होना चाहिए, उसको रखेंगे, सफेद वालों को हटा देंगे, इधर सफेद वालों को रखेंगे, बैंगनी को। इस तरह से हर एक एक हिस्से में एक एक प्रकार का कोई भी लक्षण जो है रख लिया गया। ये चयन हो गया और ये एक पीढ़ी हो गई पहले। अब उन्होंने ये पौधे पूरे परिपक्व हुए, इनके बीज प्राप्त हुए। अब की बार उन्होंने हर हिस्से से, हर बॉक्स में से, हर क्यारी से जो बीज मिला उसको अलग अलग रखा। ये लंबे के बीज थे, ये बोने के, इस तरह से सबके बीज अलग अलग रख लिए। कितने प्रकार के बीज मिल गए, 14 प्रकार। 14 प्रकार के बीज हो गए। अब पूरा गार्डन साफ किया, फिर अब दोबारा दूसरी पीढ़ी उग गई। सतत करना है ये कार्य, कई पीढ़ी। हाँ, दूसरी पीढ़ी में अब क्या किया गया, जिस बीज को जिस हिस्से से लिया गया उसको वहीं उगाया गया। मतलब इस वाले ब्लॉक में से जो लंबे के बीज आए उनको वापस इसी में लगा दिए, इसमें से जो बोने के बीज आए वो उन्हीं में लगा दिए। तो जिसको जहां से लिया उसको उसी क्यारी में वापस लगा दिया। ठीक है, अब दूसरी पीढ़ी होगी। तो देखिए इस वाले में सारे बीज लंबे पौधे के दिए गए थे, सारे पौधे इसमें उगाए। और जब देखा गया तो इसमें जो पौधे उगे तो ज्यादातर पौधे लंबे थे, लेकिन कुछ बोने पौधे भी दिखाई दिए उनको। बीज किसके लिए थे, लंबे के। उगा रहे हैं तो भी कुछ संततियां क्या आ रही है, बोनी। ठीक है, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुछ बोने फिर आए। इसका मतलब अभी भी कहीं लंबेपन में कुछ अशुद्धता है, तभी तो बोना आया निकल के। जो बोना आया उसको फिर उखाड़ के फेंक दिया, केवल लंबे रहने दिए। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस दूसरे में जहां बोने के बीज लिए गए थे, जब उनको दूसरी पीढ़ी में उगाया तो वहां सारे बोने पौधे आए, एक भी लंबा नहीं आया। तो मेंडल ने देखा कि बोना पौधा तो पहले दिन से शुद्ध है। ठीक है, आज हमें पता है कि बोनापन अप्रभावी है तो शुद्ध ही होगा। ठीक है, इधर उनको कोई लंबा नहीं मिला, सारे बोने आए।
ऐसे बैंगनी पुष्प वालों को उगाया, इनमें से कुछ सफेद निकले, उनको हटा करके फिर इनका चयन किया, और ऐसा वो लगातार करते रहे। फिर इनके बीज इकट्ठे किए, तीसरी पीढ़ी फिर उगई, लगातार करते रहे जब तक कि इस लंबे के हिस्से में सारे बीज के पौधे लंबे ना आने लगे, बोना आना बंद ना हो जाए, बैंगनी वाले में सफेद आना बंद ना हो जाए। उन्होंने देखा कि इन 14 में से इधर वाले जो 7 थे, जिनको आज हम अप्रभावी कहते हैं, ये तो पहली बार से शुद्ध ही थे। बोने वाले में कभी दोबारा लंबा नहीं आया और सफेद वाले में कभी बैंगनी नहीं आया। ठीक है, इधर जरूर आते रहे, तो जो आते रहे उनको हटाते रहे, फिर अगली पीढ़ी उगई। ऐसे करीब 6-7 पीढ़ियों तक वो लगातार इनको उगाते रहे। अब लगातार उगा रहे हैं तो स्वपरागण तो हो ही रहा है, चयन भी कर रहे हैं। इस तरह से 6-7 पीढ़ियों में ही उनको ऐसी अवस्था प्राप्त हो गई कि इधर भी उनको सारे वही पौधे आने लगे जो वो चाहते थे। लंबे वाले में सिर्फ लंबे आने लगे, बोने आना बंद हो गए, बैंगनी वाले में बैंगनी आने लगे, सफेद आना बंद हो गए। तब हम मानते हैं कि हम अधिकतम शुद्धता पर पहुंच चुके हैं। 100% शुद्ध कभी नहीं होता, लेकिन इस प्रकार की सतत प्रक्रिया से हम शुद्धता का स्तर काफी बढ़ा सकते हैं। और इस तरह से मेंडल ने एक ही साथ में 14 प्रकार के शुद्ध पौधे तैयार किए, जिनको हम ट्रू ब्रीडिंग लाइन या तद्रुप प्रजनन सम कहते हैं। और इन 14 प्रकार के शुद्ध पौधों के बीज के पैकेट बना के रख लिए, लिख लिया ये लंबे के लिए शुद्ध है, ये बोने के लिए इस तरह से। फिर जब आगे संकरण किए गए तो इन्हीं बीज को उगा करके पैतृक शुरुआत यहीं से की गई। मेंडल ने ये अच्छा काम किया कि उन्होंने हर बार शुद्ध पौधों से शुरू किया। ऐसा उनके आगे के लोग नहीं करते थे। मेंडल ने अपने काम में कई नई चीजें लाई। एक नई चीज तो यही थी कि शुद्ध पौधे लिए और लक्षण भी कम लिए। समझ में आ गई बात? तो किस प्रकार से शुद्ध पौधे, तो तद्रुप प्रजनन सम जो ट्रू ब्रीडिंग लाइन की डेफिनेशन आती रहती है, एनसीईआरटी में भी आपके पेज नंबर 78-79 पर एक पैराग्राफ में थोड़ा सा दिया और बड़ा कंफ्यूजन करता है वो कई बार स्टूडेंट्स को पढ़ते समय। मैं भी एनसीईआरटी के पेज में आपको पढ़ के बता दूंगा। ठीक है, तद्रुप प्रजनन सम शुद्ध पौधे की परिभाषा लिखी हुई है। ये सतत स्वपरागण और चयन से विकसित होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रू ब्रीडिंग लाइन। ठीक है, ये हमेशा अपने जैसी ही संततियां उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ये शुद्ध होते हैं तो हमेशा अपने जैसी संततियां उत्पन्न करेंगे। इसको कहते हैं स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस, स्थायी लक्षण वंशानुगति। इनका लक्षण स्थायी होता है, लंबा है तो लंबा ही रहेगा, और ये स्थायी वंशानुगति दर्शाते हैं। ठीक है, और ये जितने भी 14 प्रकार के शुद्ध पौधे हैं, ध्यान रखिएगा, ये केवल एक लक्षण में भिन्न है। आप देखिए, ये वाली शुद्ध प्रजाति और ये शुद्ध प्रजाति में क्या हुआ, ये लंबे के लिए शुद्ध है, ये बोने के लिए शुद्ध है, अन्य लक्षणों का क्या है? तो हम ये कहते हैं कि ये जो ट्रू ब्रीडिंग लाइन है, इसमें कोई पूरा पौधा शुद्ध नहीं है, केवल एक लक्षण के लिए शुद्ध है, और जिसके लिए शुद्ध है उसी में भिन्न है। ये लंबे के लिए शुद्ध है, ये बोने के लिए। अन्य लक्षणों में तो समान भी तो हो सकते हैं, हो सकता है इसमें भी पुष्प और इसमें पुष्प एक जैसे ही। तो हम तो उस एक लक्षण को देख रहे हैं जिसके लिए हमने शुद्ध बनाया, वो उसको छोड़कर बाकी लक्षणों में समान भी हो सकते हैं। समझ गए? ये एक एक लक्षण के लिए भिन्न पौधे हैं और शुद्ध पौधे हैं। तद्रुप प्रजनन सम कहते हैं इसको, ट्रू ब्रीडिंग लाइन। तो मेंडल का पहला काम, उन्होंने एक साथ सारे 7 लक्षणों के सभी 14 प्रकार के पौधे शुद्ध बनाए। अब जरा एक बार एनसीईआरटी में भी देख लेते हैं। देखिए, एनसीईआरटी में जब तक अभी मैं मेंडलिज्म पढ़ा रहा हूँ, तो आप ऐसा ना सोचो कि एनसीईआरटी में भी बिल्कुल क्रम से चलेगा। जैसे हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ाई तो बीच बीच में से कुछ पैराग्राफ काम आए। अभी हम मेंडल भी, जब तक हम मेंडल पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद एनसीईआरटी का काफी बड़ा हिस्सा आपका एक साथ हो जाएगा। अभी चीजें इधर उधर बिखरी हुई मिल सकती हैं, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है, जहां जो चीज आ रही है मैं वो चीज, और जो डिफिकल्ट चीजें मैं उसको यहीं पर ही डिस्कस भी कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं एनसीईआरटी का वही पेज लेता हूँ जहां पर ये चीज दे रखी है। देखिए, पेज नंबर 78 हिंदी की एनसीईआरटी में आप निकाले अपने पास होगी। ये पेज नंबर 78 का निचला हिस्सा बताया है मैंने आपको, और ये मैंने अंडरलाइन कर रखी है कि जो चीज मैं आपको बता रहा था एनसीईआरटी में कहां लिखी। देखिए, यहाँ से इसके ऊपर जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, वो आएगा, आगे आएगा। ठीक है, इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है हम यहाँ से देखें तो देखिए लिखा हुआ, मेंडल ने अनेक तद्रुप प्रजनन सम मटर के शुद्ध वंश क्रमों को लेकर कृत्रिम परागण व पर परागण के प्रयोग किए। मतलब उन्होंने मटर के कई सारे शुद्ध पौधे तद्रुप प्रजनन सम शुद्ध वंश क्रम को लेकर के उन्होंने कृत्रिम परागण, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया, संकरण किया। ठीक है, तद्रुप प्रजनन सम की परिभाषा बता रहे हैं। देखिए, तद्रुप प्रजनन सम जिसको कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग वंश क्रम वह होता है जो कई पीढ़ियों तक स्वपरागण के फलस्वरूप स्थायी विशेषक प्रदर्शित करता है। मैंने कहा ना, स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस, लगातार कई पीढ़ियों तक स्वपरागण से बनाया गया है और ये स्थायी लक्षण दिखाता है, स्टेबल ट्रेट। ठीक है, स्थायी विशेषक, विशेषक मतलब ट्रेट, मतलब वो लंबे के लिए वो शुद्ध है तो वो लंबा ही दिखाएगा, अपने ही जैसी संतति बार बार बनाए, बिल्कुल स्थायी लक्षण आता है उसमें। ठीक है, मेंडल ने मटर की 14 तद्रुप प्रजननी
मटर की किस्मों को छांटा अर्थात 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को लिया। 14 प्रकार के त्रिद्रुप प्रजनन किस्में तैयार की 7 जोड़ी लक्षणों के, और इनके अन्य लक्षण समान थे। क्या मतलब हुआ कि 7 जोड़े विपरीत लक्षण, तो 14 प्रकार की जो शुद्ध पौधे बनाए वो एक एक लक्षण के लिए भिन्न थी, तो 7 लक्षणों के लिए भिन्न थी, बाकी अन्य लक्षण समान थे। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा कि जिनके लिए हम इसको शुद्ध बना रहे हैं उनके लिए ये भिन्न हो सकती है और एक लक्षण के लिए शुद्ध हो सकती हैं, बाकी तो अन्य लक्षण हमने देखे ही नहीं, उन्होंने तो सारे लक्षणों को एक साथ लिया ही नहीं, तो अन्य लक्षणों में समान भी हो सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें आप आगे लक्षण दिए, इनमें से कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। चिकने व झुर्रीदार बीज, पीले व हरे बीज, चिकनी व फूली हुई फलियां, हरी व पीली फलियां, लंबे बौने पौधे। इस प्रकार से ये छोटा सा एक पैराग्राफ दिया जहां ट्रू ब्रीडिंग लाइन, शुद्ध वंशक्रम के बारे में बात की गई है। तो पहला जो काम था मेंडल का, ठीक है, पहली जो तकनीक का पहला काम था कि वो शुद्ध पौधे तैयार किए। अब शुद्ध पौधे तैयार हो गए, अब उनके तकनीक के अगली स्टेप पर आते हैं। तो अगली स्टेप क्या थी उनकी? शुद्ध पौधों का संकरण, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर पेरेंट। ठीक है, अब उन्होंने संकरण करना शुरू किया जब उनके पास शुद्ध पौधे आए, ताकि वो एक आश्वस्त हो गए कि हमें लंबे और बोने का क्रॉस कर रहा हूं, मान लो, तो वो दोनों उस लक्षण के लिए शुद्ध है। ठीक है, अब उन्होंने, ये सबसे प्रमुख स्टेप थी जो उन्होंने शुरू करी, शुद्ध पैतृकों का संकरण। ठीक है, इसमें करते क्या है, विपर्यासी लक्षणों वाले शुद्ध पैतृक पौधों का आपस में क्रॉस कराया जाता है। अब विपर्यासी लक्षण, लंबा, बोना, बैंगनी, सफेद, इस तरह से विपर्यासी लक्षणों वालों का आपस में संकरण या क्रॉस कराया जाएगा। ठीक है, शुद्ध पैतृकों का संकरण। संकरण का ये कार्य विपुंसन, बेगिंग, टेगिंग, थैलीकरण तकनीक द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए 2 शब्द आए, तो विपुंसन, इमैस्कुलेशन, अंग्रेजी में भी ध्यान रखिएगा इसको, एवं बेगिंग, टेगिंग या हिंदी में क्या है, थैलीकरण। ठीक है, ये तकनीक, ये जो कार्य का है, तरीका है, ये संकरण का एक कार्य है। कृत्रिम संकरण कैसे कराते हैं? ठीक है, इमैस्कुलेशन एक विधि की जाती है। इमैस्कुलेशन विपुंसन पर वैसे भी अलग से भी परिभाषा आ जाती है कि इमैस्कुलेशन होता क्या है। देखिए, जब हम संकरण करते हैं तो होता क्या है, 2 पौधे लिए जाते हैं, एक से नर युग्मक लेंगे, एक से मादा युग्मक लेंगे, और उनका संकरण करा करके संतति उत्पन्न की जाएगी। ठीक है, मेंडल ने वो जहां से नर युग्मक, जहां से मादा युग्मक लिए, वो पैतृक पौधे शुद्ध ले लिए। ठीक है, अब उसके बाद में विपुंसन क्यों करेंगे, उसका कारण है। देखिए, विपुंसन का मतलब क्या, नाम से समझिए, विपुंसन मतलब किसी पुष्प में से पुकेसर हटाना, नर भाग हटा देना। दरअसल जब हम संकरण करते हैं, ठीक है, और पौधा अगर द्विलिंगी है, पुष्प अगर द्विलिंगी है, तो उसमें नर भाग और मादा भाग, स्त्री केसर, पुकेसर दोनों होंगे। अब हम तो एक से नर युग्मक चाहते हैं, एक से मादा युग्मक चाहते हैं। ठीक है, अब जिससे मादा युग्मक चाहते हैं उसमें भी तो पुकेसर है उसके, समझ गए। और अगर हम किसी और के परागकण को यहाँ लाके डालना चाह रहे हैं, नर युग्मक को, लेकिन उसके खुद के भी पुकेसर हैं, तो हो सकता है कि उसके खुद के पुकेसर के परागकण उस पर गिर जाए और वही उसको निषेचित कर दें। हम तो दूसरे का परागकण ला करके पर परागण या यूं कहें संकरण करना चाह रहे थे, वो ना हो पाए। तो अगर हम संकरण करना चाह रहे हैं और पुष्प द्विलिंगी है, तो जिसमें हमें मादा भाग लिया है, ठीक है, उसके पुकेसर हटाने पड़ेंगे, नहीं तो पता चला पहले ही स्वपरागण हो जाएगा। तो किसी द्विलिंगी पुष्प में स्वपरागण रोकने हेतु पुकेसरों को हटाना क्या कहलाएगा, विपुंसन। और पुकेसरों को हटाने का समय भी निर्धारित है। ये पुकेसर आप तब हटाइए जब अभी परागकण बने ना हो, नहीं तो अगर परागकण बन के स्फुटित हो गए और निकल गए, उसके बाद हटाने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, यानी कि परिपक्वता से पहले ही हटाओ। तो देखिए, विपुंसन का जो प्रक्रिया है, 4 क्वेश्चन बनते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं और किस में करते हैं। तो विपुंसन कैसे करते हैं, पुकेसरों को हटा के करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, द्विलिंगी पुष्प में स्वपरागण रोकने के लिए करते हैं, क्योंकि स्वपरागण की पहली शर्त है कि पुष्प द्विलिंगी होगा, तभी तो उसी का नर उसी के मादा से संलयन करेगा, स्वपरागण होगा। तो स्वपरागण अगर हम रोकना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमें संकरण करना है तो स्वपरागण रोकना पड़ेगा, तो स्वपरागण रोकने के लिए हम पुकेसर को हटाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद किस में करते हैं, तो द्विलिंगी पुष्प में ही करते हैं, एक लिंगी में जरूरत ही नहीं है। और कब करते हैं, ये परिपक्वता से पूर्व करते हैं, जब पुष्प कली का अवस्था में होता है, अपरिपक्व, उसी टाइम उसको खोल के उसके पुकेसर हटा सकते हैं। बस अब हम क्या करते हैं, पुष्प को खोल के पुकेसर हटा दिया, अब वो पुष्प जो खुला रहता है, अब उसमें केवल स्त्री केसर है और हम उसका मादा भाग यूज करेंगे।
अब ये खुला रहने पर क्या, हवा में दूसरे परागकण होते हैं, वो आकर गिरते रहते हैं। उससे बचाने के लिए हम कागज का एक पेपर बैग बना देते हैं, थैली टाइप बना करके उसको पुष्प को पहना के बांध देते हैं। इसको बोलते हैं बैगिंग टैगिंग। ये बैगिंग टैगिंग अवांछित परागकणों को परागण से बचाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज की जाती है, इसको हम इमैस्कुलेशन या विपुंसन कहते हैं। इसकी परिभाषा भी ध्यान रखिएगा कि इसको प्रॉपरली अगर हम परिभाषित करें तो किसी द्विलिंगी पुष्प में स्वपरागण रोकने हेतु परिपक्वता से पूर्व, एक ही चीज में, एक ही लाइन में सारी चीज आ जाए, परिपक्वता से पूर्व केसरों को हटाना, केसरों को हटाना, ये विपुंसन कहलाता है। किसी द्विलिंगी पुष्प में स्वपरागण रोकने हेतु परिपक्वता से पूर्व पुंकेसरों को हटाना, विपुंसन इमैस्कुलेशन। तो संकरण के इस कार्य में विपुंसन अति आवश्यक होगा, ठीक है। उसके बाद तो बैगिंग थैगिंग तो जो होता है वो बैग तो लगाता है ताकि कोई और अवांछित परागकण ना आके गिर जाए, अवांछित परागण से बचाने के। हम इसको जरा एक एग्जांपल लेके समझते, देखिए स्वपरागण कैसे किया गया, क्या सॉरी संकरण कैसे किया गया। जैसे मान लीजिए लंबे और बोने पौधे का उनको संकरण करना था, तो शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने के शुद्ध पौधे तैयार पहले कर लिए। अब जो शुद्ध लंबे के बीज थे उनको उगा दिया उन्होंने बहुत सारे, और शुद्ध बोने के भी बीज उगा दिए। आसपास भी उगा दो, कोई दिक्कत नहीं, इनके पुष्प बंद रहते हैं तो कोई परागण इधर उधर नहीं जाता। तो लंबे पौधे उगा दिए और बोने उगा दिए, ये शुद्ध पौधे हैं। अब जैसे पौधे थोड़े बड़े हुए उनमें कलिकाएं आने लगी, ये मान लीजिए जैसे मैंने एक एक बना दी, कलिका आ गई, ठीक है। अब देखो संकरण कैसे करेंगे, बिल्कुल फील्ड में जाकर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मान लेते हैं हम कि हम लंबे वाले पौधे से नर युग्मक लेंगे और मादा वाले सॉरी बोने पौधे से हम लेंगे मादा। ये नर और मादा जो लिखा है इसका मतलब ये मत समझना कि ये नर लंबा वाला नर पौधा है, ये मादा पौधा है, नहीं। पौधे दोनों द्विलिंगी हैं, पौधे दोनों द्विलिंगी हैं। इससे नर युग्मक लेंगे, इससे मादा लेंगे, इसलिए लिखा है। अब हम करेंगे विपुंसन, जैसे कलिकाएं बनी तो अब हमें स्वपरागण रोकना पड़ेगा, तभी तो हम संकरण कर पाएंगे, तो विपुंसन करना है। अब एक सवाल यहाँ था कि विपुंसन किस में किया जाए, इन दोनों में करें या किसी एक ही में करें। तो ये जवाब भी बिल्कुल कॉमन सेंस का है। देखिए इससे हमें चाहिए नर परागकण, और अगर हम इसमें विपुंसन करके पुखे से हटा देंगे तो परागकण कहाँ से लाएंगे। तो जिस पौधे से हमें नर भाग लेना है, परागकण लेने, उसमें विपुंसन नहीं करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे। और जिसका मादा भाग यूज करना है स्त्री केसर, वहां के पुखे से हटाएंगे, नहीं तो वहीं का वहीं वो परागकण गिर के स्वपरागण हो जाएगा। इसीलिए अगर हम बोने का मादा युग्मक लेना चाह रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, विपुंसन करेंगे। तो इस वाले के अंदर जो है अब यहाँ विपुंसन इमैस्कुलेशन किया जाएगा, ठीक है। इस विपुंसन के अंदर करते क्या है कि बाकायदा मैनुअली सारा काम होगा, जाकर के पुष्प को इस तरह से खोला जाएगा पहले, ठीक है। बिल्कुल जितने बोने पौधे हैं और एक एक पुष्प के पास जाकर ये काम मैनुअली होगा, ठीक है। एक एक पुष्प पे जाकर उसको फोर्सेप से पुष्प को खोलेंगे, अभी कलिका अवस्था में उसको खोलेंगे, जितने पुकेसर है उनको तोड़ के हटा देते हैं। इस खुले हुए पुष्प में अब ये तो वापस बंद होगा नहीं, तो इस खुले हुए पुष्प को पेपर का एक बैग पहना के ढक देते हैं ताकि कोई और दूसरा परागण न गिरे। इसको इमैस्कुलेशन बैगिंग टेकिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे पुष्प ओपन किया, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ये हमने एक स्त्री केसर जो था वो तो रहने दिया, परागकण हटा दिया, ठीक है, पुकेसर हटा दिए। अब उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में अब इस खुले हुए पुष्प में से क्या करना, इस पर एक पेपर का बैग लगा देते हैं। इसको अब एक पेपर बैग द्वारा ढक दिया जाता है, ऐसे। ये हो गया बैग। और यहाँ क्या करते हैं, धागे से एक कागज का टुकड़ा लगा दिया जाता है जिसको बोलते हैं टैग। हर पुष्प पे पेपर का एक बैग लगाया और धागे से बांध करके कागज का एक टुकड़ा लगा दिया, इस पे लिख दिया गया क्या काम किया। एक्चुअली क्या होता है, देखिए जब ये प्रयोग किए जाते हैं तो हजारों पौधे होते हैं, सैकड़ों पौधे। अब किस पुष्प में हमने क्या काम किया हमें भूल जाता हम, तो हम क्या करते हैं, जिस पुष्प पे जो काम हुआ एक यहाँ धागा बांध के कागज का एक स्लिप लगा देते हैं, उसको टैग कहते हैं। उस पर लिख देते हैं भैया हमने ये काम कर लिया, इस तारीख को ये काम किया। तो कोई दूसरा व्यक्ति भी आकर के देखेगा हाँ यहाँ तक काम हो गया, अब आगे क्या करना। क्योंकि खेत में जब प्रयोग होता है तो कई सारे लोग एक साथ काम करते हैं,
इसलिए टैग जो है वो सूचना के लिए होता है, बैग जो होता है वो उसको अवांछित परागण से बचाने के। तो विपुंसन किया, वो केसर हटाए और बैग से ढक दिया गया। अब ये कलिका अवस्था में इधर कुछ नहीं किया हमने, ठीक है। अब कलिका अवस्था में इनको परिपक्व होने दिया हमने। जैसे ये परिपक्व हो गए, अब हम क्या करेंगे, कृत्रिम परपरागण। तो अब हमारा काम क्या रहेगा, हम इस पुष्प को खोलेंगे और इसमें से हम परागकण निकालेंगे। अब इसमें परागकण निकालने में करना कुछ भी नहीं है, इसको खोलो तो बिल्कुल डस्ट जैसे परागकण उसके अंदर ही बिखरे हुए मिले, क्योंकि पुष्प इसका बंद रहता है। यही फायदा है देखो पुष्प बंद रहने का, कि बाहर नहीं गए, अंदर ही अंदर पड़े हुए हैं वो। तो अब पेंटिंग वाला पतला सा ब्रश होता है, उससे हम परागकणों को उठाते हैं इसको। अब इस बैग को खोलते हैं और इन परागकणों को यहाँ ला करके बिखेर दिया जाए, यहाँ छिड़क दिया जाता है, ठीक है। ये परागकण यहाँ डाल दिए जाते हैं। इसको हम कहेंगे कृत्रिम परपरागण। तो हमने ये कृत्रिम रूप से परपरागण किया, एक स्वपरागित पौधे में कृत्रिम परपरागण किया। परिपक्वता के बाद इस पुष्प में से परागकण लिए, बाकी इस पुष्प को अब छोड़ दो, इसमें हमें कुछ काम नहीं, हमें तो खाली नर भाग चाहिए था। परागकण आ गए, परागकण को यहाँ डाला और वापस बैग बंद कर दिया। अब ये परागकण अंकुरित होंगे, पराग नलिका बनेगी, निषेचन होगा, फल बनेगा, बीज बनेगा, फल बनेगा, भ्रूण बनेगा, पूरा लैंगिक जनन का जो कार्य वो होगा। अंततः में इस पुष्प की जगह पर फिर इस पुष्प की जगह पर हमें मटर की एक फली बनी हुई दिखाई देगी। मैंने आपको बताया था कि मटर की फली ही मटर का फल कहा जाता है, और उसके अंदर ये बीज दिखेंगे आपको इस प्रकार से, ठीक है। इस पुष्प की जगह पर ये मटर की फली बीज बनी। ये जो है इसके सारे ये जितने भी हैं, ये सभी के सभी ये इसके हाइब्रिड सीड हो गए, ये बीज बनेंगे। ये बीज के अंदर जो भ्रूण है ये इनकी संतति कहलाई। अब इन हाइब्रिड सीड्स को इनको क्या करते हैं, इनको फिर से उगाया जाता है। इनको उगाया जाता है ये देखने के लिए कि अब संततियां किस प्रकार की बनेगी। उगाने के बाद जो है हाइब्रिड संततियां प्राप्त होंगी। ये हाइब्रिड संततियां प्राप्त हुई। ये जो हाइब्रिड संततियां हमें मिली, इनको कहेंगे F1 पीढ़ी। इस तरह से क्रॉस करने का मैंने एक सामान्य सा तरीका बताया है, ठीक है। इमेस्कुलेशन किया, फिर बैगिंग टैगिंग करी गई, और उसके बाद में कृत्रिम परपरागण के बाद में यहाँ पर फल और बीज बने। अब ये जो बीज है ये अगली पीढ़ी के बीज है, हाइब्रिड सीड है। इनको उगाया तो हाइब्रिड संतति बनी, और संकरण के बाद की पहली पीढ़ी को F1 कहते हैं, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ये ग्रीक शब्द है, फिलियल का मतलब संतति होता है, ठीक है। तो इस तरह से मेंडल ने पूरा क्रॉस किया। उन्होंने जब ये देखा कि ये हाइब्रिड संततियां बनी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ परिणाम देख करके कि सारी हाइब्रिड संततियां लंबे थे, बोना एक भी नहीं आया। अब इसका विवेचन तो उन्होंने, विश्लेषण तो बाद में किया, लेकिन इस तरह से उन्होंने लंबे और बोने का क्रॉस करके F1 हाइब्रिड संतति बनाई, ठीक है। संकरण करने का क्या तरीका रहेगा वो हम इससे देख सकते हैं। अब जितने क्रॉस किए इसी तरह से किए गए, तरीका समझ में आया, ठीक है। इससे संबंधित एक डायग्राम NCERT में भी दिया हुआ है कि किस तरह से पुष्प को खोला, वो कैंची से काटते हुए दिखा रहे हैं, और फिर उसके बाद वो कैसे हटाने के बाद में वही कृत्रिम परपरागण से किया। अब ये F1 संतति बनी। या उन्होंने देखा कि सारे पौधे लंबे आए, बोने आए नहीं, तो मेंडल भी थोड़ा सोच में पड़ गया आखिर बोना क्यों नहीं आया। एक युग्मक तो बोने का लिया था, एक लंबे दोनों का लिया है, बोना नहीं आया। तो वो ये जानने के लिए कि क्या बोने का वास्तव में कोई प्रभाव नहीं रहा, ये तो सारे पौधे लंबे आए, तो उन्होंने क्या किया, F1 संतति के बीज लिए और उनको दोबारा उगा दिया। इस बार कुछ भी नहीं किया, खाली बीज उगा दिए। उगाए तो जो अगली पीढ़ी बनी, F1 के बीज को उगा रहे हो तो अगली पीढ़ी F2 कहलाएगी, दूसरी पीढ़ी हो गई F2 मतलब दूसरी पीढ़ी। और कुछ भी नहीं किया तो ये अपने आप से उगाए, और पौधा अपने आप से उगेगा तो परागण कौन सा करेगा, स्वपरागण। और मेंडल को इस बात का अंदाजा था कि भले पहली पीढ़ी में न दिखे लेकिन दूसरी में मुझे दिखना चाहिए। और जब उन्होंने दूसरी पीढ़ी उगाई, F1 को यूं का यूं उगा दिया, स्वपरागण करा दिया, तो F2 पीढ़ी में उन्होंने देखा कि लंबे भी आए और बोने भी आए, और एक निर्धारित अनुपात में आए, जो उन्होंने अनुमान भी लगाया था 75% लंबे और 25% बोने, 3:1 में रेशो आया। ये मैं पूरा भी क्रॉस आपको दिखाऊंगा। तो अगला जो काम था, संकरण के बाद जो संकर संततियां बनी, इसका अब उन्होंने कुछ पीढ़ियों तक क्या किया, स्वपरागण। जो मैंने आपको कहा था इसके 3 स्टेप है। अब तीसरी स्टेप पर आते हैं। तीसरी स्टेप है सेल्फिंग ऑफ हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग, संकर संततियों का स्वपरागण। तो वो जो F1 संतति आई है उसका स्वपरागण, मेंडल ने क्रॉस से प्राप्त F1 संततियों की स्वपरागण द्वारा अगली पीढ़ियां विकसित की।
और प्रत्येक पीढ़ी में प्राप्त संततियों का विश्लेषण किया गया। तो आगे की पीढ़ी है, जैसे ये F1 संतति थी, ये तो हाइब्रिड है, इसके बीज लिए इसको फिर से उगा दिया, F2 आ गई। अब यहाँ देखा कितने लंबे कितने बोने नोट कर लिया, फिर इनके बीज को उगाया, फिर इस तरह से F3 से F4 F5 3 4 5 पीढ़ियों तक आगे वो केवल इनको उगाते रहे। यहाँ केवल उगा रहे हैं तो परागण अपने आप स्वपरागण ही हो रहा है। तो ये सेल्फिंग ऑफ हाइब्रिड कुछ नहीं किया गया, इनको केवल उगाना है, स्वपरागण कर रहे हैं। और हर पीढ़ी में कितने लंबे कितने बोने आए वो गिनते जा रहे हैं, उसी के आधार पर फिर वंशानुगति का विश्लेषण किया जाए। तो ये जो तीनों स्टेप थी, ये उनके कार्य का आधारभूत तरीका था। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सारे लक्षणों के शुद्ध पौधे तैयार कर लिए सतत स्वपरागण द्वारा, ट्रू ब्रीडिंग लाइन। अब उसके बाद उन्होंने इच्छा अनुसार जिनका संकरण कराना उनका संकरण क्रॉस कराया, इमेस्कुलेशन विधि यूज करी, बेगिंग टैगिंग से, और F1 संतति प्राप्त करी। सबसे ज्यादा मुश्किल काम उनका सेकंड काम था संकरण, जो एक एक पुष्प को जाकर के उनको पुके से हटाना करना सारा काम है। उसके बाद जो F1 संततियां मिली उनको फिर वो लगातार कुछ पीढ़ियों तक केवल उगाते रहे, स्वपरागण करते रहे और हर पीढ़ी में रिजल्ट नोट करते रहे। आप देखिए इन 3 स्टेप में से पहली और तीसरी स्टेप में तो स्वपरागण ही काम आ रहा है, शुद्ध पौधे बनाए गए स्वपरागण द्वारा, और दूसरी पीढ़ी में संकरण कराया गया और तीसरी पीढ़ी में फिर इनको वापस वैसे उगा रहे स्वपरागण, और पौधा स्वपरागित ही था। तो आप देखिए स्वपरागित पौधा, मटर का पौधा लेने के पीछे मेंडल को कितना फायदा हुआ कि इसके इस पूरे कार्य में 3 में से 2 स्टेप में तो स्वपरागण ही करना है और वो पौधा अपने आप ही कर रहा, पुष्प बंद होता है, तो मेंडल को अपना कार्य करना बड़ा आसान रहा। ठीक है, लेकिन इस तरह से यही चीज सोच करके मटर का पौधा लेना और इस क्रमानुसार ये पूरा कार्य करना, ये मेंडल की अपनी बड़ी यूनिक तकनीक थी और आज भी हम संकरण में यही तरीका काम में लेते हैं। ठीक है, पादप प्रजनन नाम का एक चैप्टर आगे आएगा आपके, तो उसमें भी आप देखिएगा यही पूरी विधि दिखाई जाएगी, संकरण कैसे करते हैं। तो संकरण से पहले शुद्ध पौधे बनाते हैं, फिर संकरण कराते हैं, और संकर से बना हुआ जो ये हाइब्रिड संतति होती है, ठीक है, इसका फिर हम स्वपरागण करके अगली पीढ़ियां देखते हैं किस प्रकार की बनती है, और तब हमें वंशानुगति का अंदाजा लगता है कि कोई लक्षण किस तरह से अगली पीढ़ियों में जा रहा है। समझ में आई बात? तो ये तो थे मेंडल के एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, उनका काम करने का तरीका क्या था, इसके आधार पर उन्होंने सारे क्रॉस किए। अब उन्होंने देखिए तकनीक ये कि यही रखी, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक एक लक्षण का क्रॉस किया, तरीका यही रहेगा, एक एक लक्षण का क्रॉस किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, फिर 2-2 लक्षण का क्रॉस किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसी तरह से फिर 3 लक्षण का ट्राई हाइब्रिड। अब केवल लक्षणों की संख्या बढ़ाते गए और हमें मेंडल के विभिन्न प्रकार के क्रॉस मिलते हैं, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड। तो हमारा अगले सेगमेंट में हम मेंडल के विभिन्न प्रकार के क्रॉस लेंगे। ये उनका आधारभूत काम, तकनीक का काम था, इसी तकनीक पर सारे क्रॉस किए जाएंगे।